Hello everyone, welcome. Welcome to the Scholars. ये जो चैनल है हमारा द स्कॉलर्स, ये एजुकेशन को डेडिकेट किया हुआ एक चैनल है। यहाँ पे आपको जो एकेडमिक्स है यानी कि 2024 25 के लिए कंटेंट अवेलेबल रहेगा हमारी साइट से। और जितना और अदर उसमें जो रहता है, और इसमें हम लोग क्लास 6 to 12 सारे सब्जेक्ट जो हैं वो कवर करने वाले हैं। ऐसे स्पेशली इसमें क्या क्या रहने वाला है, हम आपको सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश और जो बाकी सब्जेक्ट बचते हैं उन सभी में आपको यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे। तो ये इस तरीके से, और हमारा पर्पस जो है सिर्फ इतना सा है कि जो एजुकेशन है वो अच्छी एक क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जा सके। यानी कि जो स्टूडेंट्स जो क्लास में हेजिटेट करते हैं, नहीं पूछ पाते हैं कई दफ़ा, तो वो चीज़ें करते हैं कि वो वीडियोस को देख सकते हैं, वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो उनकी हेल्प के लिए और बाकी जो कंटेंट है हमारी साइड से हम अगर अच्छा पढ़ा पाते हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि आपको हमारी तरफ से जो भी 100% है वो दिया जाए। तो कुल मिला के ये जो हमारा चैनल है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए है, और एजुकेशन का 6 to 12 वाला जो पोर्शन रहेगा एकेडमिक्स का, वो सब हम कवर करने वाले हैं इस आने वाले जो सेशन है हमारा 24-25 का। ठीक है, तो आज इसी के साथ साथ एक आपके लिए कंटेंट लेके आए हैं, उसमें हम आपको बता इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मेरी साइड से हैं वो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर नंबर जो 1 है उसमें बात करेंगे हम लोग। चैप्टर नंबर 1 का मतलब क्या है, देखिए चैप्टर नंबर 1 काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसको क्लास के अंदर ख़त्म करने में कम से कम 20 से 25 दिन जाता है, और ये उस लेवल का जो चैप्टर है वो बिल्कुल इसी लेवल का चैप्टर है। यानी कि 20-25 दिन से कम अगर कोई भी ख़त्म कर रहा है तो फिर सिंपल सी बात है वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी, वो चीज़ें एलेबोरेट नहीं होंगी, क्योंकि नई चीज़ें होती हैं इसमें। और फ्रांस देखते हैं आप, यूरोप देखते हैं आप, यूरोप में किस तरीके से डेमोक्रेसी आती है, किस तरीके से आइडिया चलता है, रोमांटिज्म क्या होता है, और क्या बोलते चीज़ें जो डेमोक्रेसी होती है, पहली बार लोग डेमोक्रेसी को जानते हैं क्या होता है। तो चैप्टर अपने आप में बड़ा है और बोर्ड के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट से जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप लिख लीजिए। पहला जो टॉपिक है मेरी तरफ से, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन। दूसरा टॉपिक मेरी साइड से रहेगा वो नेपोलियनिक कोड, जिसको सिविल कोड भी कहा जाता है। ये कब आया था? 1804 में आया था, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पेपर लिख देता हूँ यहाँ पे, 1789 में आया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है कांग्रेस कांग्रेस ऑफ वियना। ये 1815 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कहा, क्योंकि इसके बाद चीज़ें बहुत बदल गई थी, क्योंकि नेपोलियन यहाँ से हार गए थे। उसके बाद कंजर्वेटिव्स जो होते हैं दोबारा से काम करने लगे थे। उसके बाद कुछ रेवोल्यूशनरीज का नाम है, जैसे कि आपको बता दें, इसके बाद एक इसमें और लिख देता हूँ मैं, ग्रीक जो रेवोल्यूशन है, इसको भी देखना रहेगा आपको। अच्छा है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। 1830 में हुआ था। उसके बाद आप देखिए जरा, इसके बाद आप देखेंगे एक रेवोल्यूशनरी का नाम बताने जा रहे हैं हम आपको। आपने सुना भी होगा, अगर बहुत सही से पढ़ा है तो बिल्कुल सुना होगा आपने, ग्यूजीपी 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 मजीनी। ग्यूजीपी मजीनी का जो 1807 में इनका क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। और ये इटालियन थे। क्या थे ये इटालियन थे, और इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में भी काम किया है, और जर्मनी की यूनिफिकेशन में भी काम किया है। और ये काफ़ी मतलब यूरोप में काफ़ी वांटेड हुआ करते थे ये। उसके बाद देखिए अगला चीज़ जो है, एक और नाम है ओटो वॉन बिस्मार्क। ओटो वॉन बिस्मार्क, ये बिस्मार्क है, यानी कि इसके लिए हमारे लिए अब इंडिया के लिए भी कहा जाता है, यानी कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे जानते हैं हम लोग? बिस्मार्क ऑफ इंडिया से हम लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को।
क्यों काम किया था? इन्होंने जो बिस्मार्क ने काम किया है वही सेम काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे इंडिया में किया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं जरा, एक मिनट रुक जाइए जी। जो 7 नंबर का टॉपिक हमारा है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं। तो चैप्टर जो 7 का हमारा है वो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और इसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसके बाद अगला टॉपिक जो मेरी साइड से है, इसके बाद जो कुछ और कह सकते हैं कि जो लीडर्स थे, यानी यूजी मजीनी का नाम तो अपने आप में बड़ा था, ओटोमन बिस्मार्क का नाम अपने आप में बड़ा था। ठीक है, तो कुछ और भी तो थे जिनका नाम यूरोप में आज भी लिया जाता है और काफ़ी बड़ा नाम था जो यूनिफिकेशन हुए हैं। उसमें सबसे पहले जो अगर बात करेंगे तो मुझे दिखाई पड़ता है यूजीपी, यूजीपी गैरिबल्डी। अगला जो दिखाई पड़ता है किंग विक्टर एमेन्यूल सेकेंड, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया था इसमें। अगला देख लीजिए जरा, जो टॉपिक मेरी साइड से है, और इसमें अब बिल्कुल चैप्टर के लास्ट में आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं डिफरेंट जो एलोगोरीज थी। जैसे कि इसका एक एग्जांपल हम दें आपको, तो जैसे कि जर्मेनिया थी, जर्मेनिया जर्मनी के लिए यूज की जा रही थी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरे साइड से चैप्टर नंबर 1 से है। अब हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में कुछ अच्छे, मतलब कि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा चैप्टर नंबर 1 है उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आते हैं इसमें, जो पहला टॉपिक मुझे दिखाई पड़ता है वो खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत, खिलाफत मूवमेंट। और दूसरा दिखाई पड़ता है वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मूवमेंट। थर्ड जो दिखाई पड़ता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है ये, और काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जलियांवाला बाग इसके बाद जुड़ जाता है आगे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक मेरा वही है, जलियांवाला बाग मैसेकेयर। अगला जो टॉपिक मेरी साइड से है वो है सिविल डिस ओबीडियंस मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो 1942 में हुआ था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ से क्या कहते हैं, महात्मा गांधी यहाँ से एक स्लोगन देते हैं, उसको बोलते हैं डू और डाई। और महात्मा गांधी जैसे जो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते हैं, उन्होंने आखिर में क्या कह दिया था, डू और डाई। उसके बाद अगली बात करते हैं हम लोग, अगले पेज पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 3 में से जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो ये, बहुत ज़्यादा है नहीं इसमें। तो पहला जो हमें दिखाई पड़ता है वो सिल्क रूट्स, फूड, ट्रेवल्स। और इसके बाद एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं डिजीज़ एंड ट्रेड। बाकी बस इसमें से ये इतना दिखाई पड़ता है, अगर इतना में पढ़ लेंगे तो आप वहाँ पे क्वेश्चन वगैरह ठीक से कर पाएंगे। और चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, और जो 5 है, वो चैप्टर जो है वो बोर्ड में उसके लिए नहीं आ रहे, मतलब उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाया जाता है, उन सब में काम आ सकता है उसमें से, बाकी बोर्ड में इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए पूरा। ये देखिए क्लास 10th की हिस्ट्री से, यानी कि देखिए पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन है, एक मिनट देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन देख लीजिएगा, 9th में पढ़ा होगा आपने ये। उसके बाद देखिए
नेपोलियन कोड बहुत इंपॉर्टेंट कोड है ये, क्योंकि नेपोलियन उस समय हीरो बन गए थे, यानी कि सेवियर बन गए थे, एक बहुत बड़े सेवियर हो गए थे उस समय यूरोप में। जहाँ जहाँ नेपोलियन जा रहे थे वहाँ वहाँ से मोनार्की थी वो हटती चली जा रही थी। कांग्रेस ऑफ वियना देख लीजिए, बहुत अच्छा है। ये ग्रीक रेवोल्यूशन देख लीजिए, वो भी काफ़ी बढ़िया है। और उसके बाद ग्यूजीबी मजीनी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, इन्होंने क्या बनाई थी, सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटीज़ जो होती हैं वो एक तरह का पॉलिटिकल पार्टीज होती है, लेकिन आजकल जैसे कि डेमोक्रेसी चल रही है हमारे यहाँ, तो पॉलिटिकल पार्टी बनाना आसान है। उस समय आसान नहीं हुआ करता था। इनकी मीटिंग कहाँ होगी, जो अपना आइडिया है वो किस तरीके से कहाँ देंगे, तो ये सब चीज़ें हो नहीं पाती थी, इसलिए इनका नाम सीक्रेट सोसाइटीज़ रखा जाता था पहले। ओटोमन बिस्मार्क बताया मैंने, बिस्मार्क ऑफ इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं आपको। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी इटली बताया मैंने, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बताया है। उसके बाद देखिए अगला आ जाइए, ग्यूजीब गैरिबल्डी, इनका अच्छा नाम है। और किंग विक्टर एमेनुअल सेकेंड के बारे में पढ़ना है आपको। डिफरेंट जो एलोगरीज जो चैप्टर के लास्ट में दे रखे हैं बिल्कुल। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 में खिलाफत मूवमेंट है, यानी कि जो वही जब ब्रिटिश क्या बोलते वहाँ के जो रूलर्स थे हार गए थे तुर्की के, तब ये हुआ था यहाँ पे। उसका नॉन कोऑपरेशन है, रॉलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, डू और डाई का दिया था महात्मा गांधी ने यहाँ पे। उसके बाद क्या आता है, सिल्क रूट आता है, फूड ट्रेवल्स आता है, डिजीज एंड ट्रेड्स आता है। चैप्टर नंबर 4 और 5 से आपके बोर्ड में क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे, ठीक है। तो अभी मैंने ये कवर किया है हिस्ट्री का, फिर मैं ज्योग्राफी के लिए आपको बताऊंगा, बाकी और जो बुक्स बची हो उसके लिए बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और थैंक यू।